दुनिया भर में आज नेतन्याहू का नाम चल रहा है। इधर ईरान का नाम चल रहा है, उधर अमेरिका का नाम चल रहा है। लेकिन नेतन्याहू यहूदी कौम से आते हैं। वो यहूदी कौम जिसका कभी कोई वर्चस्व नहीं था। इतिहास में सुना होगा कि 60 लाख हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया। कुछ थोड़े बहुत यहूदी बचे थे। ये वही यहूदी हैं जो इजराइल में रहते हैं। इन यहूदियों ने खुद अपना अस्तित्व किस तरह से बनाया, किस तरह से खुद को खड़ा किया, ये एक बहुत बड़ी कहानी है और इसके पीछे बहुत कुछ बातें छिपी हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी कौम की जिसकी आबादी पूरी दुनिया में मुश्किल से 1.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसका प्रभाव विज्ञान, तकनीक, व्यापार, मीडिया और राजनीति तक दिखाई देता है। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, टेक कंपनियों के संस्थापक और बड़े निवेशक इसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। यह कौम है यहूदियों की, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है। इतिहास में कई ऐसे दौर आए जब यही लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भटकते रहे, कई जगहों से निकाले गए और इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से भी एक का सामना करना पड़ा। इसलिए जब हम यहूदियों की कहानी समझते हैं तो वह संघर्ष, बिखराव और फिर से उठ खड़े होने की कहानी भी है। करीब 4000 साल पहले मध्य पूर्व के एक इलाके में, यानी मिडिल ईस्ट के एक इलाके में, जिसे उस समय कनान कहा जाता था, एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, इब्राहिम, जिसको मुसलमानों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यहूदियों की परंपरा के अनुसार उन्हें उनके समुदाय का पहला पूर्वज माना जाता है। उस समय दुनिया के ज़्यादातर समाज कई देवी देवताओं को मानते थे, यानी मूर्ति पूजा उस वक्त होती थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसको वो अंग्रेज़ी में अब्राहम करके कहते हैं और मुसलमानों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनका नबियों में जिक्र है और कुरान में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो मुसलमानों के इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अंग्रेज़ी में ये लोग अब्राहम कहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की बात कही। इसी विचार ने आगे चलकर यहूदी धर्म की नींव रखी। समय बीतने के साथ उनकी संतानों को बनी इसराइल कहा जाने लगा। धीरे धीरे यह लोग एक पहचान वाला समुदाय बन गए। इतिहास और धार्मिक कथाओं के अनुसार बनी इसराइल के लोग बाद में मिस्र आकर बस गए। जब वो मिस्र आए, कुछ समय तक उनका जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में मिस्र के शासकों ने भी उन्हें गुलाम बना लिया और उस दौर में भी उनके लिए बहुत कठिन समय आ गया। इसी समय कहानी में एक और पैगंबर आते हैं। मुसलमानों में कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम, और ये कहते हैं मूसा। कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें वहां से लेकर निकले। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है, अंग्रेज कहते हैं। इसी यात्रा के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को 10 ऊपर से जिस तरह से कहते हैं उनकी बात होती थी अल्लाह से। उनको मूसा कलीमुल्लाह भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी अल्लाह से बात होती थी। उनको 10 ऐसी चीज़ें मिली जो उन्होंने लोगों को बताई, जिन्हें यहूदी धर्म के मुख्य नियम माने जाते हैं, जो उन्हीं 10 चीज़ों पर, नियमों पर चलते हैं। मिस्र से निकलने के बाद यहूदी लोग वापस उस इलाके में पहुँचे जिसे वे अपनी पुरानी ज़मीन कहते थे, पुरानी भूमि कहते थे। धीरे धीरे वहाँ एक राज्य बना जिसे इज़राइल का राज्य कहा गया। इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध या कहें कि मशहूर पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मुसलमानों में दाऊद अलैहिस्सलाम कहा जाता है और ये सिर्फ दाऊद कहते हैं। उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया, या ये कहें कि एक ऐसी जगह बनवाई जहाँ पर यहूदी आते थे। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान ये बन गया। लेकिन इतिहास में स्थिरता बहुत कम समय तक रहती है। इस राज्य पर कई शक्तिशाली साम्राज्यों ने हमला कर दिया, बेबीलोनियन, फारसी, यूनानी और बाद में रोमन। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। इस घटना को डायस्पोरा कहा जाता है, यहूदी अपनी भाषा में कहते हैं, यानी एक समुदाय का दुनिया भर में बिखर जाना। इसके बाद यहूदी यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई हिस्सों में जाकर बस गए। लेकिन जहाँ भी वो गए वहाँ उनका जीवन आसान नहीं चला। यूरोप में कई जगहों पर उन्हें अलग अलग मोहल्लों में रहने को मजबूर किया गया।
उन्हें ज़मीन खरीदने या कई प्रकार की नौकरियां करने की अनुमति नहीं थी। कई बार उन पर झूठे आरोप लगाए गए, हिंसा का मामला करना पड़ा। 1492 में स्पेन ने सभी यहूदियों को अपने देश से निकाल दिया। ऐसी घटनाएं इतिहास में कई बार दोहराई गई। फिर 20वीं सदी में इतिहास का सबसे दुखद अध्याय सामने आया। जर्मनी में सत्ता में आया एडोल्फ हिटलर, और उस हिटलर को सब जानते हैं कि उसकी जो नाजी सरकार थी, यहूदियों से गहरी नफरत करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। गैस चैम्बर, कंस्ट्रक्शन कैंप और सामूहिक हत्याएं, इन सब ने दुनिया को हिला दिया। इस त्रासदी को होलोकॉस्ट कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी यहूदी समुदाय खत्म नहीं हुआ। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर से खड़े हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में एक नया देश बना, इजराइल। दुनिया भर से यहूदी वहां आकर बसने लगे। लेकिन उसी समय एक नया संघर्ष भी शुरू हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष, जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी छोटी आबादी होने के बावजूद यहूदी समुदाय दुनिया में इतना प्रभावशाली कैसे बन गया। इसका एक बड़ा कारण है एजुकेशन। यहूदी समाज में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी वजह से दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक यहूदी समुदाय से आते हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आधुनिक भौतिकी को पूरी तरह से बदल दिया। समय और अंतरिक्ष को समझने का तरीका ही बदल गया। इसी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन आइंस्टीन अकेले नहीं थे। चिकित्सा, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य जैसे क्षेत्रों में भी कई यहूदी मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर आंकड़ों को देखें तो दुनिया की कुल आबादी में यहूदियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में उनका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहा। इससे पता चलता है कि शिक्षा और शोध के जो उनके समाज में कितना वो लोग महत्व देते थे। यानी उन्होंने अपने अस्तित्व को तो बचाया ही, साथ ही खुद को खड़ा करके दिखाया मजबूती से। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इजराइल को कई लोग स्टार्टअप नेशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नई टेक कंपनियां बनती हैं। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कह रहे हैं आज, ड्रोन तकनीक और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी काम यहीं से शुरू हुआ। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां वहाँ अपने रिसर्च सेंटर चलाती हैं। खेती के क्षेत्र में भी इजराइल ने कमाल किया है। वहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिससे कम पानी में भी खेती हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई उसी का उदाहरण है। इस तकनीक में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पानी की बहुत बचत होती है। आज भारत सहित कई देश इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि भारत भी उनसे ये टेक्निक सीखने गया, जबकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन हमने कोई रिसर्च ऐसी खास करी नहीं। रक्षा तकनीक में भी अगर इजराइल को देखा जाए तो दुनिया के जो उन्नत देशों में गिना जाता है। आधुनिक ड्रोन निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा टेक्निक और मिसाइल रक्षा प्रणाली वहाँ विकसित की जाती है। उनकी आयरन डोम प्रणाली हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को पहचानकर नष्ट कर देती हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इजराइल ने कई नई चीज़ें विकसित की। अस्पतालों में उपयोग होने वाले कई उपकरण डिजिटल हेल्थ सिस्टम और चिकित्सा अनुसंधान में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ की हर टेक्निक बहुत अधिक विकसित हो गई है। लेकिन सिर्फ विज्ञान और टेक्निक की ही नहीं है बातें, यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें भी यहूदी संस्कृति से हमने सीख ली हैं। जैसे हुमस जो चने से बनता है और आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। फलाफल जो चने या दाल की तली हुई गोलियों से बनता है, पिटा ब्रेड के साथ खाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से मिलती हैं और जो हमने सीख ली हैं। भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग काफ़ी बड़ा है। भारत इजराइल से रक्षा टेक्निक, ड्रोन, निगरानी उपकरण और खेती के आधुनिक टेक्निक लेता है। वहीं भारत से इजराइल में हीरे, दवाइयाँ, मसाले, चावल और कपड़े जाते हैं।
भारत में यहूदी समुदाय का इतिहास भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि लगभग 2000 साल पहले कुछ यहूदी व्यापारी भारत आए थे। बाद में वे केरल और महाराष्ट्र के इलाकों में बस गए। भारत उन गिने चुने देशों में रहा है जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। अगर पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो यहूदियों की ताकत किसी एक चीज से नहीं बल्कि कई चीजों से मेल करके बनती है। शिक्षा पर जोर था, शोध और टेक्निक थी, व्यापार का अनुभव था, दुनिया भर में फैला हुआ उनका समुदाय जो आज भी दुनिया भर में फैला हुआ है। और शायद यही वजह है कि यहूदियों का इतिहास सिर्फ एक धर्म या देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है संघर्ष की, बिखराव की और फिर से उठ खड़े होने की। इसी कारण यहूदी और इजराइल की कहानी आज भी दुनिया की राजनीति, विज्ञान और समाज को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।